हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो रिविजन। और आज हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड यूसेज का प्रैक्टिस। इससे पहले हमने पूरे के पूरे एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी का लाइन टू लाइन वाइज हमने पढ़ चुके हैं। हमने पूरा का पूरा कवर किया है, हर एक लाइन पूरा अंडरलाइन कर करके। और अब हम इसका करने वाले हैं प्रैक्टिस, क्योंकि ये भी बात में पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन सीजन में भी बोला था कि एट द एंड हमको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे मल्टीपल चॉइस कुछ नहीं आने हैं। तो जितना ज़्यादा हम इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमको फायदा होगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ ले तो हमको वो फायदा नहीं करने वाला। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमको नहीं करना चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है और बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है, पर जो उससे भी ज़्यादा जरूरी है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लाइन टू लाइन पहले बात पढ़ा होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो लाइन टू लाइन पढ़ना भी बहुत जरूरी है और क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं इसका लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हमारा जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और हमको एग्जाम में हमारा नंबर को बूस्ट करने के लिए हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इससे ही हमारा नंबर जो है बहुत इंप्रूव करेगा। आप जो भी टेस्ट सीरीज देते हैं या फिर आप जो भी यहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज देते हैं, और फिर इसके बाद जब आप अपने से खुद से क्वेश्चन लगाएंगे, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, आप कोई बुक सॉल्व करेंगे, कोई मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद जब आप वो मॉड्यूल सॉल्व करने जाएंगे इस चैप्टर का बायोटेक्नोलॉजी का, तो आपको बहुत हेल्प होगा, मतलब आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो आज बायोटेक्नोलॉजी का पूरा मतलब इस चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा कॉन्फिडेंस बनने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप भी हमारे साथ मेरे साथ इस वीडियो को देखिएगा पूरा एंड तक, और पूरा का पूरा आप भी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी करता ही चलता हूँ। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन अगर आपको बहुत थोड़ा टफ लगे, वैसे इसके इजी क्वेश्चन है। ठीक है, टफ वाले क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे, अभी इजी वाले क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन लगे कि हाँ सच में ये आ सकता है, या फिर आपको कोई थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का लगे, या फिर मैं जिसको बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी, एक मिनट, हाँ, पहला क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील्स विद ए इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल बायोलॉजिकल यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स फंजाई प्लांट एंड एनिमल, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है वो किसके साथ डील करता है? मेनली इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, हाँ भाई, इसके साथ करता है। और बायोलॉजिकल यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब फंजाई प्लांट एंड एनिमल, तो हाँ, हमारा बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके साथ भी डील करता है, जो दोनों के साथ। तो हमारा जो आंसर हो गया, हमारा आंसर यहाँ से सी हो गया। ठीक है, बहुत ए एंड बी हमारा, क्योंकि हमारा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल स्केल के साथ भी डील करता है, उसके प्रोडक्शन के साथ, क्योंकि हमको हाई लेवल पे प्रोडक्शन कराना है। और बायोटेक्नोलॉजी यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का भी होता है। ठीक है, ये बात हमने पढ़ा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, जब मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाया था तब मैं इस बात को अच्छे से फोकस किया था, 2-3 बार बताया था कि ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है कि कौन कौन सा जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का वो है एक्सेप्ट। तो वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन तो हम नहीं करते हैं, है ना। हमको जो पुराने जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है उससे हम अबव करने के लिए, मतलब उससे अच्छा होने के लिए ही तो हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मतलब यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है एप्लीकेशन लाइक बायो रेमेडिएशन, प्रोसेस फूड, थेरापेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स आर रिलेटेड विद बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस। ठीक है, कि क्या आप यहाँ पे क्या टिक करने वाले हैं? सीधी सी बात है, जिस चीज़ का चैप्टर है, क्या मेडिकल साइंस नाम से कोई चैप्टर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी के नाम से चैप्टर है, क्या बायोकेमिस्ट्री नाम से कोई चैप्टर है? नहीं नहीं नहीं, तो हमारा आंसर अपने आप बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। ठीक है, फोर नंबर क्वेश्चन, विच
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल रिसर्च एरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन कौन से हैं? तो प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट, मतलब ऐसा एरिया जहाँ हम बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करें, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर कैटलिस्ट फंक्शन, डेवलपिंग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्निक, तो और डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या ये हमने एनसीईआरटी के लाइन में पढ़ाई किया है कि प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट ये भी क्रिटिकल रिसर्च एरिया में आता है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर कैटलिस्ट फंक्शन, तो जहाँ पे कैटलिस्ट जो है अपना फंक्शन दिखा पाए ऐसा कंडीशन क्रिएट करना, क्या ये भी रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का, और डेवलपिंग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्निक। तो हाँ, ये तीनों के तीनों हमने अंडरलाइन टू एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है कि ये तीनों के तीनों क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के, तो इसका आंसर अपने आप डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज टेक्निक ऑफ रेसिंग क्रॉप्स। जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर टेक्निक है वो क्रॉप के रेसिंग के लिए कौन सा टेक्निक है, कि मतलब किस लिए यूज करते हैं, कि फॉर इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, रिडक्शन इन रिक्वायर्ड लेबर, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा हूँ, अगर आप लिख रहे हैं तो या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इसका लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ टेक्निक ऑफ रेजिंग क्रॉप फॉर, मतलब हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्यों यूज करते हैं, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। क्या हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूज करते हैं? नहीं, हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूज नहीं करते, हम उसके लिए इम्प्रूव्ड क्रॉप यूज करते हैं। रिडक्शन इन रिक्वायर्ड लेबर, क्या इसके लिए यूज करते हैं? नहीं। इंक्रीजिंग द यूज ऑफ एग्रीकेमिकल, ये तो कभी नहीं। तो आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। तो हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूज किस लिए करते हैं, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन के लिए हम यूज नहीं करते, रिडक्शन इन लेबर के लिए हम यूज नहीं करते, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ एग्रीकेमिकल तो कभी होगा नहीं। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हम क्यों यूज करते हैं? टू रिड्यूस, इसका उल्टा, टू डिक्रीज द यूज ऑफ एग्रीकेमिकल्स, हम ताकि हम एग्रोकेमिकल्स कम से कम यूज करें और हमारा जो फूड है वो नेचुरली प्रोड्यूस हो, इसलिए हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद है यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन क्रॉप फील्ड में रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैक्सिमाइज यील्ड, बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऑल ऑफ द अबव। देखिए फिर से पढ़िए, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमओ क्रॉप इन क्रॉप फील्ड में क्या कर सकता है? रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का हार्मफुल इफेक्ट कम कर सकता है, मैक्सिमाइज यील्ड, बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और ऑल ऑफ द अबव। तो हाँ, ये सारे के सारे काम कर सकता है। क्या जो हमारा जीएमओ है वो मैक्सिमाइज सील नहीं कर सकता है, जो रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट है फर्टिलाइजर का उसको कम कर सकता है, बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हाँ सब के सब कम कर सकता है ना। Which of the following statement is are true about green revolution? It succeeded in tripling the food supply, used agrochemicals, used improved crop varieties, और all of the above। तो इसका आंसर है हमारा सब, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने एग्रोकेमिकल का ही मदद लिया था क्रॉप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में हम प्रोडक्शन पे ध्यान दिए थे, ना कि उसका साइड इफेक्ट्स, मतलब उसको उगाने में जैसे एग्रोकेमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, हम इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए थे। यूज्ड इम्प्रूव क्रॉप वैराइटीज, ये तो किया ही थे। इन सक्सीडेड द ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, हाँ पर ट्रिपलिंग हुआ था, ये बात भी हमने अंडरलाइन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 8 क्वेश्चन है हमारा, प्लांट बैक्टीरिया, इसका क्वेश्चन है प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called, जिसके जीन्स को, मतलब जिसका जेनेटिक मेकअप को हमने मैनिपुलेट कर दिया है या फिर अल्टर कर दिया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, पेस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म या फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर है हमारा GMO, ये हमने पढ़ा हुआ था एनसीईआरटी में, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं GMO के, है ना। ये सब के सब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल आर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एक्सेप्ट, ऑल आर द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एक्सेप्ट पिसीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो खाना है थोड़ा बढ़ जाए, है ना, फूड प्रोडक्शन बढ़ जाए, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर
ये भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने अभी भी देखा कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हमने क्या, मिनट यार ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, ऑल आर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एक्सेप्ट A. Pisciculture, B. Agrochemical based agriculture, C. Organic agriculture, और D. Genetically engineered crop based agriculture। देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऐसा है जो कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज़ नहीं होता। पिसिकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा पिसिकल्चर, ठीक है। क्योंकि पिसिकल्चर जो है वो हमारा इसके लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। पिसिकल्चर हम देखिए, आप इसका तीनों ऑप्शन देख सकते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर्ड मतलब कि जीएमओ बेस्ड एग्रीकल्चर। तो ये जो हमारा टेक्निक है ये फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए है, ठीक है। ये तीनों के तीनों हम इसको फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। अब क्यों, अब इसे पिसिकल्चर क्या, वो मछली वाला, तो ये भी, इसको भी तो हम फूड प्रोडक्शन इससे इंक्रीज हो सकता है मछली का। हाँ भाई हो सकता है, लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन थोड़ी ना है, ये इसमें कहाँ बायोटेक्नोलॉजिकल कहाँ से आता है पिसिकल्चर में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कैसे आया फिर हमारा ये जो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है। अभी हमने इसमें टिक किया था, एक मिनट, अभी हमने इसमें टिक किया था ऑर्गेनिक वाले में। क्या टिक किया था ऑर्गेनिक वाले में? हाँ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर टेक्निक में टिक किया था कि ये इंक्रीज फूड प्रोडक्शन में हमने टिक नहीं किया था, ठीक है। हमने क्या किया था, नन ऑफ द अबव में टिक किया था। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को ऐसा इंक्रीज फूड प्रोडक्शन में टिक कर रहे हैं। तो क्यों टिक कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे इसकी जगह कुछ ऐसा ऑप्शन रहता है ना जिसको हम टिक नहीं कर सकते, तब हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को टिक करते हैं। पर यहाँ पे हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को टिक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पिसिकल्चर ऑलरेडी दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। अगर क्योंकि इससे खराब ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हम पिसिकल्चर को टिक कर रहे हैं। अगर हमारे पास अच्छा ऑप्शन होता है यहाँ पे जिसको हम टिक नहीं कर सकते, तब हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को टिक करते हैं। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर टिक क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे घटिया ऑप्शन था यहाँ पे पिसिकल्चर कभी नहीं आएगा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में, ठीक है। हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को इसलिए यहाँ पे टिक नहीं किए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे पिसिकल्चर होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, 10वां नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट एग्रोकेमिकल्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट एग्रोकेमिकल्स। These are expensive for farmers in developing countries, also have harmful effect on environment. Genetically modified crops are less expensive than agrochemical. बहुत A and B क्या बोल रहा है? A and B क्या बोल रहा है कि these are expensive for farmers। हाँ भाई, एग्रोकेमिकल जो है वो एक्सपेंसिव है फार्मर्स के लिए। और दूसरा है also have harmful effect on environment, ये तो है ही है। तीसरा क्या है? genetically modified crops are less expensive। genetically modified crops are highly expensive, वो भी तो एक्सपेंसिव है। क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इजी मिल जाता है क्या? आपके पास है क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रो क्रॉप? आपके पास जो खेत है, आपके पास लोग के पास जो आसपास जो खेत है, क्या वहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स सस्ते नहीं मिलते भैया, वो एग्रोकेमिकल से भी महंगे मिलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ A and B, ठीक है। आज ना मेरा पेपर दिक्कत कर रहा है। क्या इसके बाद क्या है कि golden rice is genetically modified crop plant with the incorporated gene is meant for biosynthesis of. Golden rice is a genetically modified crop plant which is incorporated gene is meant for biosynthesis of what? Omega 3, vitamin B, vitamin C, vitamin A। इसका आंसर है हमारा vitamin A। विटामिन बी और ओमेगा 3 विटामिन सी तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था, है कि नहीं? हमने लाइन टू लाइन पढ़ा है तो कहीं भी हमको मिला नहीं था। हमको क्या मिला था? विटामिन ए। देखिए ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ईजी है ये तो, बहुत ईजी। मेरे को लगता है हर कोई ठीक सही किया होगा इसको। इसके बाद है हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन, विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट्स GM research and safety of introducing GM organism for public service? बायोसेफ्टी कमेटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसको मैं ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसका है ICAR, ये क्या है? ये GEAC है।
और इसके बाद क्या है, रिसर्च कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, रिसर्च कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। इसका आंसर क्या था हमारा, इसका आंसर था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। यही वो कमेटी है जो कि जीएम रिसर्च और सेफ्टी जो हो रहा है, जीएम इंट्रोड्यूसिंग, मतलब जो हम जीएम ऑर्गेनिज्म को जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब का जो सेफ्टी है इसको कौन रेगुलेट करता है, ये सब चीज़ों को, ये सब चीज़ों को रेगुलेट करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 2015 में कितने इजी क्वेश्चन आए हुए थे कि एक तो ये जीईएसी वाला और एक विटामिन ए वाला। तो अगर ये होता तो मतलब अगर ये क्वेश्चन 2015 में अटेम्प्ट कर रहे होते तो प्लस सेट तो यहीं पे था। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसके लिए तो पीवाईओ कुछ करके नहीं, बस ऐसे ही जाना है अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं 30 नंबर पे, कंजप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डिफिशियंसी। ऐसा कौन सा खाना है जिसको खाने से हमारा जो विटामिन ए डिफिशियंसी से रिलेटेड ब्लाइंडनेस है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगा या फिर वो नहीं होगा। फ्लावर सावर टमाटो, कैनोला, बीटी ब्रिंजल और गोल्डन राइस। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका हमारा आंसर होगा गोल्डन राइस, क्योंकि गोल्डन राइस क्या होता है, विटामिन ए इनरिच होता है ना, विटामिन ए इनरिच होता है। और ये हमारा एक जीएमओ क्रॉप है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ये है ना, हमने इसका जेनेटिक मॉडिफाई कर दिया, मैनिपुलेशन किया है, और इससे इसका जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो बहुत बढ़ गया, विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 2012 का PYQ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हमारा कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डिफिशियंसी। सेम क्वेश्चन आ गया क्या, अरे हाँ भाई सेम, अरे 2 बार सेम आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर तो यही है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स। कौन सा जो बीटी टेक्नोलॉजी का क्रॉप है जो इंडिया में ग्रो किया जाता है फार्मर के द्वारा, है ना, कॉटन है क्या, कॉटन है क्या हमारा आंसर। कॉटन हमने पढ़ा था, बीटी कॉटन, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्रॉप थे जिसका जो बीटी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था, जैसे कॉर्न था एक, पर हमको बीटी वाला ध्यान रखना है, जिसमें थोड़ी क्या नाम था इसका, मैं भूल भी गया। देखो पढ़ाते पढ़ाते इसका मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है, क्या था यार, अभी आएगा। हाँ, बैसिलस थ्रूजेनेसिस। बैसिलस थ्रूजेनेसिस जो का जो जीन है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें किया गया था कॉटन में और कॉर्न में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नीट का क्वेश्चन है, बहुत इजी, इतना देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगर इसको आप गलत किए तो समझ लीजिए खत्म, इसको कोई गलत नहीं करता है, तो सीधी सी बात है आपको भी गलत नहीं करना पड़ेगा, है ना, आपको भी इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन को सब सही कर रहे हैं ना उसको आपको तो सही करना ही पड़ेगा ऑलरेडी, अगर कॉम्पिटिशन में बना रहना है तो, है ना, क्योंकि उसको सब सही कर रहे हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, विच टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय बैसिलस थ्रूजेनेसिस। क्या हमने टॉक्सिन वाला चीज पढ़ा था, बीटी टॉक्सिन, टी टॉक्सिन, एन एसिड और नन ऑफ दिस। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर बैसिलस थ्रूजेनेसिस है तो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ था हमने। The bacterium Bacillus thuringiensis is widely used in contemporary biology as an alternative of insecticides, agent for the production of dairy products, source of industrial enzyme और indicator of water pollution। जो Bacillus thuringiensis है, ये जो बैक्टीरिया है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा अल्टरनेटिव, किसके अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ करते हैं हम इस बैक्टीरिया को, इसको इंसेक्टिसाइड्स के अल्टरनेटिव में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा जीन है जो कि बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और बीटी टॉक्सिन क्या होता है, वो इंसेक्ट्स को किल करता है, वो इंसेक्टिसाइड होता है ना, इंसेक्ट उसको खाने से मर जाते हैं। ठीक है, तो ये इंसेक्टिसाइड का अल्टरनेटिव है। इसके बाद क्या है, विच बैक्टीरिया was the first to be used as biopesticide on the commercial scale in the world। Bacillus thuringiensis, E. coli, Pseudomonas aeruginosa और Agrobacterium tumefaciens। बताइए कौन सा ऐसा जो बैक्टीरिया है उसको हम यूज़ करते हैं ऐसा बायोपेस्टिसाइड ऑन द कमर्शियल स्केल इन दी वर्ल्ड। अब देखिए ई कोलाई बहुत कॉमन है, ठीक है, जो हर जगह मिलता है, पर यहाँ पे नहीं था, ई कोलाई यहाँ पे बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो ये तो कट गया, ये बात सबको पता होता है। स्यूडोमोनास एरुगिनेसा ऐसा कुछ हमने एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं है। बच क्या गया, बैसिलस थ्रूजेनेसिस, और बैसिलस थ्रूजेनेसिस की हमने पढ़ा हुआ है,
लेकिन हमने एक और बैक्टीरिया पढ़ा हुआ है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस। तो अब ध्यान दीजिए कि इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जिसको हम यहाँ पे टिक करने वाले हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि कंफ्यूजन था, ठीक है। तो यहाँ पे हम टिक करने वाले हैं बैसिलस thuringiensis को, क्योंकि दोनों का अलग अलग जगह है। बैसिलस thuringiensis का यूज़ और एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ अलग अलग है। जो बायोपेस्टिसाइड है, जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब वाला है, ये सब वाले में हमेशा बैसिलस thuringiensis ही आएगा, एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही तो बीटी टॉक्सिन है ना, इसके अंदर थोड़ी ना बीटी टॉक्सिन है। जब भी बायोपेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इसका बात आए तो हमेशा बीटी टॉक्सिन का बात आएगा, क्योंकि कोई मार रहा है, कोई चीज़ इंसेक्ट्स को, पेस्टिसाइड्स को मार रहा है, तो क्या मार रहा है? बीटी टॉक्सिन मार रहा है। ये टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? बैसिलस thuringiensis। बस खत्म बात, ठीक है। आगे चलते हैं। GM crops are designed to develop the natural resistance from insecticides and pests. Which of the following crops are modified using Bacillus thuringiensis? कौन कौन से ऐसे क्रॉप है जिसको हमने यूज किया टू मॉडिफाई यूजिंग Bacillus thuringiensis? GM क्रॉप है ना, जो कौन से ऐसे क्रॉप है जिसको हमने Bacillus thuringiensis को यूज करके ये किया, क्या बोलते हैं, चेंज किया, अल्टर किया। जिम क्रॉप का डिजाइन टू डेवलप द नेचुरल रेजिस्टेंस फ्रॉम इंसेक्ट। कौन से क्रॉप मॉडिफाइड हुए? तो क्या हमने पढ़ा हुआ था कि कॉटन मॉडिफाई हुआ था? हाँ कॉटन। और कॉर्न भी हुआ था? हाँ कॉर्न भी हुआ था। यहाँ पे कॉर्न दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कॉटन दिख रहा है क्या? हाँ कॉटन एक जगह दिख रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए था? इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए था? कॉटन। राइस कहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। शुगर केन ये सब नहीं। मेज ये सब कहाँ से है? टोमेटो है ना। कॉटन एक ही ऑप्शन देखिए ना, एक ही ऑप्शन देख के आंसर पता चल रहा है। कहीं और कॉटन है क्या? नहीं है, बस एक ही आंसर कॉटन। बीटी कॉटन तो एकदम फेमस है, मतलब हर किसी को पता होता है, तो ये क्वेश्चन गलत करने का सवाल नहीं उठता, ठीक है। आगे चलते हैं। इन बीटी कॉटन द बीटी प्रोटीन क्या करता है? इंक्रीजेस द प्रोटीन कंटेंट, स्टॉप द लार्वा टू फीड फर्दर, स्टॉप एग लेइंग ऑफ एडल्ट, प्रोड्यूसेस मोर कॉटन। बीटी जो प्रोटीन रहता है, जो बीटी कॉटन में जो बीटी प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है, मतलब एक टॉक्सिन है ना बीटी टॉक्सिन, तो वो टॉक्सिन क्या करता है? प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाता है क्या? नहीं। स्टॉप द लार्वा टू फीड फर्दर, हाँ, क्या यही हमारा आंसर है? स्टॉप एग लेइंग ऑफ एडल्ट, नहीं। प्रोड्यूस मोर कॉटन, ये तो कभी नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? स्टॉप द लार्वा टू फीड फर्दर, क्योंकि यही तो जो इंसेक्ट्स के जो लार्वा है उसको मारता है ताकि और इंसेक्ट डेवलप ना हो पाए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड। Insect resistant transgenic cotton has been produced by inserting a piece of DNA from। जो इंसेक्ट रेसिस्टेंस कॉटन था वो हमने जो प्रोड्यूस किया, मतलब जो हमने जीन प्रोड्यूस किया, उसमें जीन इंट्रोड्यूस किया उस पर, वो कैसे हुआ का मतलब कहाँ से लाए, कहाँ से लेके आए? इंसेक्ट से, बी बैक्टीरियम से, सी वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कॉटन से, डी ए वायरस से। तो वो हमने बैसिलस thuringiensis से लेके आया था, मतलब कि जो कि एक बैक्टीरिया था, ठीक है। तो हमारा ये बन गया आंसर। इसके बाद क्या है? सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस व्हाट? सम स्ट्रेन्स, ध्यान दीजिए, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल इंसेक्ट्स लाइक लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स और डी ऑल ऑफ दिस। तो क्या ये सभी हमने पढ़ा था? हाँ, ये सभी हमने पढ़ा था। हमने इसके एग्जाम्पल भी पढ़े थे, हाँ हमने इसके एग्जाम्पल भी पढ़े थे, है ना। ये एमसीक्यू का लाइन टू लाइन क्वेश्चन था। लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, ये सबको मारता है। इसके अंदर मच्छर मक्खी आते हैं, एक इसके अंदर कैटरपिलर आता है ना। ये सबको जो हमारा बीटी जीन है वो मारता है ना। कैसे मारता है? बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करके, है ना। अब देखिए उसी पे क्वेश्चन है। बीटी टॉक्सिन इज, व्हाट इज बीटी टॉक्सिन? इंट्रासेल्युलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, एक्स्ट्रासेल्युलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इंट्रासेल्युलर मोनोसैकेराइड, एक्स्ट्रासेल्युलर पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। पॉलीसैकेराइड क्या ये है? नहीं, ये पॉलीसैकेराइड तो है ही नहीं। पेन रेडी यूज कर लेता हूँ। क्या ये पॉलीसैकेराइड है? ये नहीं, ये पॉलीसैकेराइड है ही नहीं। क्या ये मोनोसैकेराइड है? नहीं, ये मोनोसैकेराइड भी नहीं है। क्या ये प्रोटीन है? हाँ प्रोटीन है। क्या ये क्रिस्टलाइन है? हाँ क्रिस्टलाइन है। देखिए दोनों बात सेम था इसमें। अब क्या बचा? इंटरसेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। किस पर टिक करना चाहिए? इंटरसेल्युलर। एक्स्ट्रा सेल्युलर ये था नहीं, ये इंटरसेल्युलर था। जब उसको खाया जो इंसेक्ट है उसके अभी सॉरी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे क्वेश्चन है इस चीज़ पे।
है ना। तो हमारा इसका आंसर है इंट्रासेल्यूलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन। जो बीटी टॉक्सिन है वो इंट्रासेल्यूलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, वो उस बैक्टीरिया के अंदर बनता है, ठीक है। और जब हम उसको बीटी कॉटन के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो उसके सेल्स के अंदर बनता है, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन नहीं है, सेल के बाहर प्रोड्यूस होने वाला प्रोटीन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, Bacillus thuringiensis forms protein crystal which contain टॉक्सिक इंसेक्टिसिडल प्रोटीन, नॉन टॉक्सिक इंसेक्टिसिडल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, सिंपल लिपिड। सिंपल सी आसान है, इसमें कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis डू नॉट किल द बैक्टीरिया बिकॉज, क्यों नहीं मारता बैक्टीरिया को। एनसीईआरटी में हमने लाइन टू लाइन पूरा देखा हुआ है। बैक्टीरिया आर रेसिस्टेंट टू द टॉक्सिन, बैक्टीरिया इनक्लोज टॉक्सिन इन अ स्पेशल साइट, टॉक्सिन अकर एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन बैक्टीरिया एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या प्रॉब्लम था कि जो बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारा था, उसका जो बैक्टीरिया जो है बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, लेकिन बैक्टीरिया खुद उस टॉक्सिन से नहीं मरा। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ था। वो जो टॉक्सिन था वो प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में डेवलप हुआ था, है ना, इसीलिए बैक्टीरिया खुद नहीं मर रहा था, ठीक है। तो बैक्टीरिया, इसका क्या ऑप्शन आएगा हमारा, सी, टॉक्सिन अकर एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बैक्टीरिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आगे चलते हैं। 25, इन बीटी कॉटन the Bt toxin present in plant tissue as protoxin is converted into active form toxin due to alkaline pH of the insect gut, acidic pH of the insect gut, action of gut microorganism, presence of conversion factor in insect gut। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा अल्कलाइन pH ऑफ द इंसेक्ट गट। इंसेक्ट का जो गट होता है वो अल्कलाइन pH होता है, ठीक है। और जो हमारा जो प्रोटॉक्सिन है, जो कि बीटी टॉक्सिन है, वो हमारे बैक्टीरिया से प्रो फॉर्म में रिलीज होता है। और जब वो इंसेक्ट के अंदर जाता है, इंसेक्ट के गट में जाता है, तो वो टॉक्सिन फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब कि वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है और बैक्टीरिया को मार देता है, सॉरी इंसेक्ट को मार देता है, ठीक है। तो हमको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ये हमारा PYQ भी है, ठीक है, 2015 में आया हुआ था, तो ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, बीटी टॉक्सिन किल्स इंसेक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जनरेटिंग एक्सेसिव हीट। क्या इनहिबिटिंग प्रोटीन नहीं है, जनरेटिंग एक्सेसिव हीट नहीं, क्रिएटिंग पोर्स इन द मिड गट, एपिथेलियल सेल्स लीडिंग टू सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग अ बायोसिंथेसिस पाथवे। तो हमारा आंसर सी है यहाँ पे, है ना। जो हमारा जो प्रोटीन था, मतलब कि जो टॉक्सिन था, वो क्या करता था, वो मिडगट जो एपिथेलियल सेल थे मिडगट के, इंसेक्ट के जो गट था, गट का जो मिडगट पार्ट था, उसके एपिथेलियल सेल से वो जाके जुड़ जाता था और वहाँ प्रोड्यूस करता था पोर्स। और उसके प्रोड्यूस करने से क्या होता था, आखिरी में सेल सेलिंग होता था और आखिरी में फट जाता था, सेल सेलिंग होकर फट जाता था और डेथ होता था, ठीक है ना। तो इस कारण वो इंसेक्ट्स मर जाते थे। तो हमारा बीटी टॉक्सिन ऐसे अपना काम दिखाता है। अब इसके आगे का क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा जूम हो गया आप, हाँ। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, बीटी प्रोटीन एक्सिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन बैसिलस, नहीं। द इनएक्टिव प्रोटोट, एक मिनट, हाँ, क्या है दूसरा ऑप्शन, द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। क्या यही हमारा ऑप्शन है? ये तो ट्रू है हमारा ऑप्शन। तो आगे पढ़ने का जरूरत है क्या? नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे। द बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ बीटी टॉक्सिन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा कोई एंटीटॉक्सिन नहीं होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रोड्यूस होता है बैसिलस के अंदर। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटरेस्ट इन द ओवरीज, ऐसा तो कुछ है नहीं भैया, इसको डिलीट करो, है ना। आगे देखा जाए, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, कैसे हो जा रहा है यार ये, the crops having cryogene need, cryogene होने वाला जीन, the crop having cryogene, क्रॉप जिसके पास क्रायोजेंस है, उनको क्या चाहिए, नो इंसेक्टिसाइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड, लार्ज अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड नन ऑफ द अबव। क्या ये क्या क्वेश्चन है?
द क्रॉप्स हैविंग, अच्छा इंसेक्टिसाइड्स, हाँ इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्टिसाइड क्या है, इंसेक्टिसाइड केमिकल्स है ना। तो जो क्रॉप है जिनके पास क्राइजीन है, मतलब कि जो हमारा जो जीएमओ क्रॉप है उसके पास जिसके पास क्राइजीन है, तो उसको उस प्लांट के ऊपर क्या हमको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा, या हमको कम अमाउंट में इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा या ज़्यादा अमाउंट में इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। तो हमारा है नो इंसेक्टिसाइड, क्योंकि उसको इंसेक्टिसाइड की जरूरत है ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसेक्ट को तो खुद मार दे रहा है ना, इंसेक्ट्स को वो खुद मार दे रहा है, तो उसको इंसेक्टिसाइड का क्या जरूरत होगा। आगे है द चॉइस ऑफ जीन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis which is to be incorporated into crop depend upon the choice of genes of Bacillus thuringiensis which is to be incorporated into crop depend upon crop targeted pest toxin and both A and B। तो हमारा इसका ऑप्शन है both A and B, क्योंकि जो हमारा बैसिलस thuringiensis है वो उसका जो जीन इनकॉर्पोरेट किया गया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉप के ऊपर भी डिपेंड करता है और टारगेटेड पेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा प्लांट पे इंट्रोड्यूस करना है उस जीन को, और हमको किस टाइप के पेस्ट को मारना है ना, तो दोनों पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। बीटी कॉटन क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन। बीटी कॉटन हैज बीन मेड रेसिस्टेंस टू कॉर्न बोरर डिसीज। बीटी कॉटन हैज बीन मेड रेसिस्टेंट टू कॉर्न बोरर डिसीज बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। कॉर्न बोरर जीन जो डिसीज है वो हमारा कौन से टाइप के जीन के इंट्रोडक्शन से बना है। पहला है क्राई1AC, दूसरा है क्राई2AB, तीसरा है क्राई1AB, चौथा है क्राई2AC। कहीं पे क्राई2AC आपने देखा था क्या, क्राई2AC कहीं पे नहीं था, क्राई1AC था, है ना। तो क्राई1AC था, और ये कॉर्न बोरर है, तो कॉर्न बोरर के लिए क्या हमारा 2 जीन था, नहीं, वो हमारा कॉटन बॉलवर्म के लिए था। जो हमारा जो कॉर्न बोरर था उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही जीन ऐसा था जो कि कॉटन बॉलवर्म को कॉर्न बोरर को मारता था। कौन सा जीन था वो हमारा था क्राई1AB। ध्यान दीजिएगा, क्राई1AB ही हमारा ऐसा जीन था जो कि हमारे कॉर्न बोरर्स को मारता था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार पानी पी लूं। अब ध्यान दीजिए 31 नंबर। क्राई2AB एंड क्राई1AC प्रोड्यूसेस टॉक्सिन दैट कंट्रोल। सीधी सी बात है, अब तो है ना, कॉर्न बोरर जो था, कॉर्न बोरर को किसने मारा, क्राई1AB। तो जो क्राई2AB है और क्राई1AC है ये किसको मारेगा, कॉटन बॉलवर्म्स को, है ना। ये कॉटन बॉलवर्म को ही मारेगा, कॉर्न बोरर को क्यों मारेगा, कॉर्न बोरर को कौन मारता है, क्राई1AB। कॉटन बॉलवर्म को कौन मारता है, क्राई2AB और क्राई1AC। ठीक है ना, कॉटन बॉलवर्म को ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ हमने सब पढ़ा लिखा है ना। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा 32 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट अ निमेटोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इम्प्लाइंग RNAi। कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें कि हमने रेसिस्टेंस प्रोड्यूस किया निमेटोड के अगेंस्ट, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इम्प्लाइंग RNAi। ये चीज़ क्या हमने पढ़ा हुआ था कि जो निमेटोड था, ये निमेटोड कहाँ पे अटैक करता था, रूट्स ऑफ टोबैको, है ना। टोमेटो, बीटी कॉटन और गोल्डन राइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। गोल्डन राइस तो कभी आएगा नहीं, टोमेटो का तो कोई पढ़ा ही नहीं है, बीटी कॉटन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ था कि जो निमेटोड है वो कहाँ पे अटैक करता है, टोबैको प्लांट्स के रूट्स के ऊपर। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा which of the following nematode infects the root of tobacco plant which reduces the production of tobacco। वुकेरेरिया, क्या वुकेरेरिया नेमाटोड है, हाँ है। मेंड्यूसा, टेक्सा, एंटेरोबायस और मिलो इडेगाइने इकोग्नेशिया। क्या हमने मिलो इडेगाइने इकोग्नेशिया पढ़ाई किया था पहले, हाँ हमने किया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन दी RNAi स्टैंड फॉर व्हाट, इंटरफेरॉन, इनएक्टिवेशन, इनिशिएशन। ये कहीं से दिख रहा है क्या, RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेयर कर देता है ना, क्या करता है, लाइफ में इंटरफेयर कर देता है।
किसके इंटरफेयर कर देता है, आगे देखेंगे क्वेश्चन आया तो मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अच्छा यहाँ पे नहीं है तो ध्यान दीजिए किस में इंटरफेयर कर देता है, किसके लाइफ में इंटरफेयर करता है, mRNA के। mRNA को क्या करता है, साइलेंस करता है। mRNA को क्या करता है, साइलेंस कर देता है। ठीक है, आगे चला जाए, आगे चला जाए 35 नंबर है ना। RNAi takes place in all eukaryotic organism as a method of insect resistant cellular defense translation सेलुलर डिफेंस है ना, पढ़ाई किया था, लाइन था एनसीईआरटी का। RNAi जो है कैसे यूज करते हैं, ऐसा सेलुलर डिफेंस यूज करते हैं। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है इसके बाद। ट्रांसपोसोम्स आर आल्सो नोन एज साइलेंट जीन, मोबाइल जीन्स, प्लियोट्रोपिक जीन्स बोथ ए एंड बी। ट्रांसपोसोम्स को हम कैसे जानते हैं, तो क्या हम ट्रांसपोसोम्स को ऐसे जानते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है ना, ऐसे हम जानते हैं। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन होगा मोबाइल जीन। ठीक है, इसके बाद है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। अ नोवेल स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट मिलोइडी गायने इकोग्निशिया इन्फेक्शन इन टोबैको प्लांट दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ व्हाट। मैं पहले बताता एक मिनट सॉरी राहुल गांधी वाला मीम याद आ गया, सॉरी वाला। क्या है, डीएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इनिशिएशन, डीएनए इनिशिएशन का कोई मतलब था नहीं। बच क्या है, इंटरफेरॉन, दोनों में इंटरफेरेंस दोनों में कॉमन है। अब बच गया खेल, क्या हुआ, डीएनए की आरएनए। तो क्या था, जो भी एनसीईआरटी लेके लाइन टू लाइन हमारे साथ पढ़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली टिक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का कोई रोल नहीं है, आरएनए है। क्यों हमने देखा था कि ये क्या करता है, mRNA को क्या करता है, साइलेंस कर देता है ना। mRNA को साइलेंस कैसे कर देता है, उससे mRNA था ये, उससे जाके कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है और उससे जाके उसका डबल स्ट्रैंडेड बना देता है। तो डबल स्ट्रैंडेड उससे जाके कब बनाएगा, कब उससे जाके जुड़ेगा, जब वो खुद सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड थोड़ी ना होता है। तो हमारा आंसर क्या था, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। 38, silencing mRNA molecule is ordered to control the production of a harmful protein has been used in the protection of a plant from beetles, budworm, armyworm, nematodes। armyworm नहीं, budworm नहीं, beetle कहीं नहीं पड़ा, nematode है ना, nematode हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है 39 नंबर। In RNAi, genes are silenced using dsRNA, dsRNA, ssDNA, ssRNA हमारा है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ना, हम कोई बात ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, साइलेंसिंग ऑफ, एक मिनट यार कट कैसे गया, क्या है, साइलेंसिंग ऑफ एन अनवांटेड जीन कुड बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ। अनवांटेड जीन का साइलेंस करना है, कैसे अचीव कर सकते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस को यूज करके, डीएनए पॉलीमरेज को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके, नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर है आरएनए इंटरफेरेंस को यूज करके हम साइलेंस कर सकते हैं। जो भी ज़्यादा बात करता है हम उसको क्या करते हैं, उसको साइलेंस करवा सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा टोबैको प्लांट रेसिस्टेंट टू अ नेमाटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए which is produced in the host cell as tobacco plant resistance to a nematode have been developed by the introduction of DNA which is produced in the host cell as an antecedent both cells and antisense RNA, a particular hormone और toxic protein। अब बताइए, अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो डीएनए जो इंट्रोड्यूस किया वो होस्ट में जाके कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, मतलब कैसे, विच इज प्रोड्यूस इन होस्ट सेल एस, होस्ट सेल में कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। एंटीफिडेंट के हमने ये क्या होता है, क्या हमने एनसीईआरटी में कुछ भी ऐसा पढ़ा है, एंटीफिडेंट नहीं, हार्मोन के रूप में प्रोड्यूस होगा क्या, कभी नहीं। टॉक्सिन प्रोटीन, अरे टॉक्सिन से ही तो बचाना है, तो क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर होगा बॉस सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, ऐसा प्रोड्यूस होगा वो। ठीक है, तो जूम आउट कर ले,
ठीक है इतना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स की एडवांटेज को बता रहा है? रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स आर वेरी इजी टू प्रोड्यूस। क्या ये एडवांटेज है? पहली बात तो इजी नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स इज अ चीप प्रोसेस। भाई ये चीप प्रोसेस नहीं है, बहुत महंगा प्रोसेस है। रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या ये हमारा आंसर है? रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स जो है क्या हमारा वो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता है? हाँ, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा है सी। देखिए प्रॉब्लम क्या है, बात क्या है कि रिकॉम्बिनेंट जो हमारा थेराप्यूटिक्स है, अगर वो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको मार्केट ही नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, हम उसी चीज़ को लेके आएंगे जो कि हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? हमने इंसुलिन यूज़ किया था, दूसरे ऑर्गेनिज्म का इंसुलिन यूज़ करते थे, प्रॉब्लम करता था। हम क्या किए, हम उसको रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हमने उसको इकोलाई में बनाया, इकोलाई से एक्सट्रैक्ट किया इंसुलिन को, और वो हमारे बॉडी में बिल्कुल भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता था। तभी तो हम उसको यूज़ किए। अगर वो प्रोड्यूस करने लगता इम्यून रिस्पॉन्स, हम उसको यूज़ थोड़ी ना करते, है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हम इसका जो रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स है डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वरना हम इकोलाई में हमको इंसुलिन बनाने का जरूरत ही क्या था, है ना? हम तो पीक वाला यूज़ कर लेते। समझे ना? द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज 2014 का क्वेश्चन है। क्या कौन सा पहला हार्मोन है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करके बनाया गया? वो था इंसुलिन। तो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मैं सब बात बता देता हूँ और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होने लगने ईजी हो जाता है। तो इंसुलिन ही हमारा था पहला हार्मोन जो कि हम आर्डेनेटेक को यूज़ करके प्रोड्यूस किए थे। व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ यूजिंग बोविन इंसुलिन फ्रॉम काउ एंड प्रोकीन इंसुलिन फ्रॉम पिग? आप बस इस बात को ध्यान रखिए, जो काउ और पिग से जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो इंसुलिन निकालते हैं, उस इंसुलिन के साथ प्रॉब्लम क्या है? एनसीईआरटी की लाइन में हमने पढ़ा था, it leads to hypercalcemia, it is expensive, it cause allergic reaction, it lead to mutation in human genome। तो इसका आंसर है हमारा सी। ऐसा कुछ म्यूटेशन नहीं पड़ा था, एक्सपेंसिव तो था ही, लेकिन ये भी प्रॉपर आंसर नहीं है। मतलब उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव तो हुआ है ना वो बैक्टीरिया वाला, लेकिन हम उसी को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इम्यूनोलॉजिकल या एलर्जिक रिएक्शन नहीं देता है ना, जो कि ये देता था। हम इससे आगे चलते हैं। 45 number question, the two polypeptides of human insulin are linked together by what? Phosphodiester bond, disulfide bridges, covalent bond, hydrogen bond। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं। ये दोनों बॉन्ड कहाँ मिलता है? ये दोनों बॉन्ड डीएनए में देखने मिलता है। कोवेलेंट बॉन्ड तो भैया यहाँ पे नहीं आएगा, हमारा बचा डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था, है ना? सब सही किए होंगे मेरे हिसाब से। विच पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन? जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन में कन्वर्ट करते हैं, जब इमेच्योर इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन जब बनता है, तो कौन सा ऐसा चेन है जो कि रिमूव होता है? ए चेन, बी चेन, सी चेन, ए एंड बी चेन। देखिए ए और बी चेन ही तो इंसुलिन है, तो ए चेन तो कभी रिमूव होगा नहीं, बी चेन कभी रिमूव होगा नहीं, बच क्या गया? सी चेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। The diagram below shows, ये जो डायग्राम है, किसी का डायग्राम है? ये इंसुलिन का। ये क्या है? नहीं, अभी कुछ ऑप्शन में देखिए। मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन, मेथड ऑफ प्रो इंसुलिन इंफॉर्मेशन, जीन थेरेपी और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक क्वेश्चन था, क्योंकि इसका ऑप्शन अच्छे थे ना। तो ये जो है क्या हो रहा है इसमें देखिए, इसमें क्या है? एक ए चेन है, एक बी चेन है, एक सी चेन है। यहाँ इसके बाद आने के बाद क्या बचा? इसके बाद एक चेन बचा, दो चेन बचा और एक तीसरा चेन, बड़ा वाला चेन अलग हो गया, और ये दोनों चेन जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ए और बी जो है। तो क्या ये हमने पढ़ा हुआ है? हम पढ़े हुआ है। क्या यहाँ पे प्रो इंसुलिन फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं। यहाँ पे जीन थेरेपी हो रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे एंजाइम रिप्लेसमेंट हो रहा है? नहीं। यहाँ पे हो रहा है मैच्योरेशन, है ना? यहाँ पे मैच्योरेशन हो रहा है, क्योंकि सी पेप्टाइड जो कि बड़ा वाला सी पेप्टाइड था, यही था। इसको अगर हम अलग कर दें, यही था कारण इनएक्टिवेशन का।
इंसुलिन के इनएक्टिव हो जाने का कारण ये सी पेप्टाइड ही था। अगर हम इसको अलग कर दे तो ये हमारा ए और बी चेन जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से ब्रिजेस से जुड़े हुए हैं, ये मिलके बना देंगे हमारा इंसुलिन का फॉर्मेशन कर देंगे, है ना। हमारा प्रॉपर इंसुलिन बन जाएगा इससे, और हम इसी को चाहते हैं, है ना। हम ई कोलाई बैक्टीरिया से ये मैच्योर इंसुलिन ही बनाते हैं, है कि नहीं। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द डायग्राम बिलो शोज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन, सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम्स लेबल्ड बाय ए बी सी एंड डी। मैच्योरेशन दिखा रहा है इंसुलिन का, ए एंड बी को सही करना है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। ए क्या है, ए बस वही ए बी ट्रीट करना है, जो कि मैं पहले बता दिया। ये बात मेरे को नहीं बताना चाहिए था, है कि नहीं। डी क्या है, फ्री सी पेप्टाइड। प्रो इंसुलिन कहीं से नहीं आएगा, प्रो इंसुलिन कहीं से नहीं आएगा, फ्री सी पेप्टाइड आएगा। ये दोनों में से ए और बी में से कोई आंसर हो सकता है हमारा। सी देखिए, सी वाला पार्ट क्या है, ये और सी वाला पार्ट है। सी पेप्टाइड क्या बोल रहा है, बी पेप्टाइड। अब देखिए, खुद ध्यान दीजिए, ये हमारा जो सी वाला पार्ट है, क्या ये हमारा प्रो इंसुलिन है, नहीं, तो बी, ए ऑप्शन भी खत्म, हमारा ऑप्शन अपना बी हो गया। ये इस क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो कन्वेंशनल तरीका यूज किया यहाँ से पूरा मैच करने वाला, तो हो गया, टाइम निकल जाएगा, फटाक से आंसर, ठीक है। जो हमारा जो ये सी वाला है वो बी पेप्टाइड है, बी वाला ए पेप्टाइड है, और जो ए है मतलब कि ये पूरा ये हमारा प्रो इंसुलिन है, क्योंकि इसमें सी पेप्टाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है हमारा 49 नंबर, द फर्स्ट ह्यूमन ड्रग मेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक वास, कौन सा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरासिटामोल। देखिए जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज किया है, ध्यान दीजिएगा। पैरासिटामोल नॉन ऑफ दिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सब तो कहीं से नहीं होगा। पैरासिटामोल, डोलो 350 नहीं भैया, ऐसा नहीं। इंसुलिन, ठीक है ना, इंसुलिन। 50वां नंबर क्वेश्चन है, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, पैराग्राफ क्वेश्चन। क्या हम आंसर देख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए, सीधा ऑप्शन देखिए। हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, सबको पता है आंसर क्या होने वाला है, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अब पूरा का पूरा पढ़िए। 1983 में 1983 इली लिली एंड अमेरिकन कंपनी first prepared DNA sequences corresponding to A and B chains of the human insulin and introduced them in the plasmid of E. coli. To produce insulin chain A and B were prepared separately, extracted and combined by creating what? सीधी बात है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? A और B को क्या किया, अलग अलग बैक्टीरिया में बनाया, या फिर अलग अलग एक्सट्रैक्ट किया उसका फॉर्मेशन करके, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसको उन दोनों के बीच, ए और बी के बीच कौन सा बॉन्ड बनाया, कैसे जोड़ा ए और बी बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, कोवेलेंट बॉन्ड बना के, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के, पेप्टाइड बॉन्ड बना के। सीधी बात है, वही बॉन्ड बनाओगे जो बॉन्ड उन दोनों के बीच नेचुरली पाया जाता है। और नेचुरली कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, नेचुरली डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ही बनाएंगे, है ना। और क्या क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत था, नहीं था, ऐसे ही पता चल गया। इन 1983 फिर से सेम क्वेश्चन है, फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड, कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, which step was proved to be the main challenge in the production of human insulin by recombinant DNA technology? स्प्लिटिंग, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था। कौन सा जो ऐसा जो तरीका, कौन सा ऐसा जो मेन प्रॉब्लम था जो कि डीएनए इंसुलिन फॉर्मेशन के टाइम पे प्रॉब्लम बन गया था? Splitting A and B peptide chain, addition of C peptide to pro-insulin, getting insulin assembled into mature form, or removal of C peptide from active insulin. तो रिमूवल ऑफ जो सी पेप्टाइड था फ्रॉम एक्टिव इंसुलिन। अच्छा, एक्टिव इंसुलिन, अब मेरे को एक बात बताइए, सी पेप्टाइड कभी भी एक्टिव इंसुलिन से अलग किया जाएगा क्या? कभी नहीं किया जाएगा। इंसुलिन ऑलरेडी एक्टिव है, उसे सी पेप्टाइड आप कैसे अलग करेंगे? जब सी अलग हुआ ऑलरेडी, तभी तो वो एक्टिव बना, है ना। तो आंसर है इसका गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। हमारा जो इंसुलिन था वो हमको मैच्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा था, है ना। हम बैक्टीरिया में बना रहे थे, याद है, ई कोलाई में बना रहे थे इंसुलिन या ह्यूमुलिन, लेकिन हमको वो मैच्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा था, हमको इम्यूचर फॉर्म में मिल रहा था। तो हमको मैच्योर फॉर्म में चाहिए था, और यही हमारा मेन चैलेंज था, ठीक है, जिसको हमने इली लिली कंपनी ने सॉल्व कर दिया, और इली लिली कंपनी बन गई एक बिलियनर कंपनी। आगे देखते हैं, फर्स्ट हार्मोन प्रिपेयर्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज व्हाट? ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। सबको पता है आंसर क्या होने वाला है।
डैश इज द कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट्स डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। कौन सा ऐसा तरीका है, ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि कलेक्शन ऑफ मेथड है जो कि अलाउ करता है टू करेक्ट अ जीन डिफेक्ट, टू करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट डायग्नोज इन अ चाइल्ड ऑफ एम्ब्रियो। चाइल्ड या बच्चे, चाइल्ड या एम्ब्रियो में एक जीन डिफेक्ट डायग्नोज किया गया है। कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं? जेनेटिक थेरेपी, जीन थेरेपी, इलिसा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इलिसा डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, कभी नहीं आएगा। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस नाम में डायग्नोसिस है, आएगा। बस ये जेनेटिक थेरेपी और जीन थेरेपी, हम जेनेटिक थेरेपी नहीं करते भैया, हम जीन थेरेपी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या जूम? ट्रीटमेंट ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर बाय मैनिपुलेटिंग जीन्स इज कॉल्ड व्हाट? ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बाय मैनिपुलेटिंग जीन्स इज कॉल्ड व्हाट? ट्रीटमेंट करना है मतलब क्या करना है? थेरेपी देना है। जीन थेरेपी, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। जीन थेरेपी क्यों? जीन को मैनिपुलेट कर रहा है तो कौन सा थेरेपी हुआ? एंजाइम थेरेपी थोड़ी ना होगा, जीन थेरेपी होगा, है कि नहीं? आगे चलते हैं। फर्स्ट टाइम द जीन थेरेपी वाज ट्राइड ऑन अ 4-year-old गर्ल इन 1990 टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिफिशियंसी। फर्स्ट टाइम जो हमारा जीन थेरेपी यूज हुआ था 4 साल की बच्ची में, हमने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में अच्छे से पढ़ा हुआ है। 4 साल की बच्ची में यूज हुआ था 1990 में। कौन सा एंजाइम डिफिशियंसी को हमने ट्रीट किया था? साइटोसिन डीएमाइनेज, एडिनोसिन डीएमाइनेज, थायरोक्सिन, थायरोथाइन डीऑक्सीडेज, ग्लूटामेट ट्राइहाइड्रोजिनेस, एडिनोसिन डीएमाइनेज। उसको एडीए डिफिशियंसी था उस 4 साल की बच्ची को। क्या था? एडीए डिफिशियंसी। एडीए जो एंजाइम था वो उसके में नहीं बनता क्योंकि जीन नहीं थे, ठीक है, डिफेक्टिव जीन था। हमने इस चीज को ट्रीट किया था फर्स्ट टाइम। इसके बाद है एडिनोसिन डीएमाइनेज, एडीए डिफिशियंसी कैन बी ट्रीटेड बाय A and B, but it is not fully curative. Here A and B what? जो एडिनोसिन डिफिशियंसी है कैसे ट्रीट हो सकता है? A and B से, बट इट इज नॉट फुली क्रिएटिव, जो कि फुली क्रिएटिव नहीं है। ठीक है, तो A क्या है? जीन थेरेपी, B रेडिएशन थेरेपी, A बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, B एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, C ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, B हार्मोन रिप्लेसमेंट थ्योरी, और A रेडिएशन थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी कहीं नहीं जानते हम, रेडिएशन थेरेपी को कट कर देते हैं। बोन मैरो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी कहीं नहीं पढ़े हमने पढ़ा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये दोनों को करके हम एडीए को ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं तरह से, पर परमानेंट ठीक नहीं होता इससे। ठीक है, पीवाईक्यू है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है और जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का जो दोनों यूनिट है ना, दोनों यूनिट बहुत छोटा और बहुत इजी यूनिट है, और उससे क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से, और जो कि आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी गलती आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। ठीक है, विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विथ एडिनोसिन डीएमाइनेज डिफिशियंसी? कौन सा ऐसा थेरेपी है जो कि दिया गया था 1990 में एक 4 साल की बच्ची को जिसके पास एडिनोसिन डीएमाइनेज थेरेपी था? इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और जीन थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी नहीं दिया गया था, जीन थेरेपी दिए गए थे, याद है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चला जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन। A patient has a defective gene for the enzyme adenosine deaminase ADA. She lacks functional cells and therefore fails to fight the infecting pathogen. These cells are what? जो पेशेंट था जिसके पास डिफेक्टिव जीन था एडिनोसिन डीएमाइनेज एडीए के लिए, उसके लिए हम फंक्शनल सेल ट्रांसफर करते हैं which fails to fight the infecting pathogens. The cells are what? B lymphocyte pathogens, T lymphocyte, both A and C. बी लिम्फोसाइट की टी लिम्फोसाइट सी एक अच्छा क्वेश्चन है। और फैगोसाइट्स कैसे यूज़ नहीं करते भैया? फैगोसाइट्स यूज़ नहीं करते हैं। इन दोनों में से कोई एक हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम जो है
अपने जीन्स इनकॉर्पोरेट करते हैं, है ना, एडीए के जीन्स इनकॉर्पोरेट करते हैं, और फिर उस सेल्स को, क्योंकि हमने लैब में कल्चर किया था, तो उसके अंदर हम उस जीन को इनकॉर्पोरेट करते हैं, और इनकॉर्पोरेट करने के बाद हम उस सेल्स को उस पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब पेशेंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या करता है, वो एंजाइम प्रोड्यूस करने लगता है कि नहीं। तो कौन सा वो एंजाइम है? बी लिम्फोसाइट की टी लिम्फोसाइट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पेशेंट हैज डिफेक्टिव, सॉरी, ठीक है, बी लिम्फोसाइट, फेगोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बोथ ए एंड बी। फेगोसाइट इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है डी, ए एंड सी। लिम्फोसाइट्स को किया था, अब वो बी लिम्फोसाइट था और टी लिम्फोसाइट, हमने दोनों टाइप के लिम्फोसाइट्स को सिंथेसिस किया, और उसके जो जीन था उसके अंदर हमने जीन्स डाले। कौन से जीन्स डाले? जो कि एडीए प्रोड्यूस कर रहा था, है ना, और उसको हम उस सेल को हम पेशेंट के अंदर डाल दिया, और हमने एडिनोसिन डीएमएनएस प्रोड्यूस कर लिया। क्या ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव है? नहीं, ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इमोर्टल नहीं है, उनका एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है डी। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, अ फंक्शनल एडीएसी डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्टेम सेल्स ऑफ द पेशेंट रिसीविंग जीन थेरेपी बाय यूजिंग वेक्टर व्हाट? रेट्रोवायरस, एग्रोबैक्टीरियम, बैसिलस थ्यूरिनस, ई कोलाई। ई कोलाई को यूज़ नहीं करेंगे, बैसिलस को नहीं यूज़ करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ करेंगे, क्योंकि भैया ह्यूमन है, ह्यूमन में हम यूज़ करेंगे रेट्रोवायरस, ठीक है ना, रेट्रोवायरस यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद है व्हाट माइट बी एन एडवांटेज ऑफ बिगिनिंग जीन थेरेपी प्रायर टू बर्थ? बर्थ से पहले हम जीन थेरेपी अगर दे दें तो इस चीज़ का एडवांटेज क्या है? दिस वुड गिव द बॉडी प्लेंटी ऑफ टाइम, दिस body would not reject it is as it is not yet recognized self. The cells being extremely young are more receptive for gene therapy. The probably is not any advantage. तो पहला एडवांटेज तो ऐसा वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का एडवांटेज है। This would give body plenty of time. The cells being extremely young are more receptive of gene therapy. यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। The body would not reject as it is not yet recognized self. क्या है? क्योंकि जीन थेरेपी में हमारा ये सेल्फ और नॉन सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है, क्योंकि हम यहाँ पे जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई प्रोटीन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, या ध्यान रखिएगा। हमने जीन थेरेपी में जीन ट्रांसफर किया, जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया उसके जीन्स पे, ठीक है ना, हमने डिफेक्टिव जीन को ट्रीट कर दिया। तो ये जो तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जीन को थोड़ी ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, द सेल्स बीन एक्सट्रीमली यंग और आर मोर रिसेप्टिव ऑफ जीन थेरेपी। सेल्स नए हैं वहाँ पे, अगर आप नए सेल्स पे ही मतलब शुरुआत में ही अगर आप जीन थेरेपी दे दोगे तो वो हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा, उसको वो लगातार कॉपी होने लगेगा अपने आप, ठीक है ना। अब तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड फॉर डायग्नोसिस इज नॉट वेरी रिलेवेंट बिकॉज जो कन्वेंशनल मेथड है डायग्नोसिस का वो रिलेवेंट नहीं है। नो, क्यों रिलेबल नहीं है? नॉट रिलेबल, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिजल्ट आर इनकरेक्ट, और डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, रिजल्ट भी पूरे के पूरे तरह से करेक्ट नहीं है, और रिलायबल तो वो है ही नहीं, है ना। तो डी मेथड, इसीलिए हमको मॉडर्न जो तरीका है डायग्नोस करने का उसको यूज करना चाहिए। इसके बाद क्या है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन इन इट्स अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन? पढ़ा था क्या लाइन टू लाइन में? अच्छे से पढ़ा होता है, इसको कोई गलत नहीं करेगा। एंजियोग्राफी, रेडियोग्राफी, एंजाइम रिप्लेसमेंट टेक्निक, पीसीआर। क्या है? पीसीआर। पहली बात तो एंजियोग्राफी यहाँ पे नहीं होता, रेडियोग्राफी यहाँ पे नहीं होता, एंजाइम रिप्लेसमेंट टेक्निक भी यहाँ पे नहीं करते। पीसीआर क्या करते हैं? इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया का, उसको पीसीआर करके उसके जो जेनेटिक मेकअप है उसको बहुत बार कॉपी करते हैं, बहुत बार पीसीआर बिलियन बार कॉपी करते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस का अटैक हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है? पीसीआर कैन डिटेक्ट पैथोजन बिफोर इट प्रोड्यूसेस सिम्टम्स, ये क्या गलत है? नहीं, ये ट्रू है भैया, हमको गलत टिक करना है। पीसीआर रिक्वायर एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इट डिटेक्ट्स जेनेटिक डिफेक्ट्स। PCR is used only when pathogen concentration is very high in the body. सिंपल सी बात है, डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्या हम पीसीआर से जेनेटिक डिफेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ये ट्रू है। पीसीआर रिकॉर्ड एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हाँ तो क्या पीसीआर तो ट्रू है ना ये। पीसीआर कैन डिटेक्ट पैथोजन बिफोर इट प्रोड्यूसेस सिम्टम, हाँ कर सकते, हम कर सकते पीसीआर से।
पीसीआर से का हमको जरूरत तब नहीं है, यूजफुल नहीं है, जब वो बहुत हाई बॉडी में प्रेसिजन जो है कंसंट्रेशन है। अगर वो ऑलरेडी बहुत हाई है बॉडी में तो हम पीसीआर की यूज़ करेंगे, हम नॉर्मल डिटेक्शन टेक्निक से यूज़ नहीं कर लेंगे। ठीक है, इसका तो डी ऑप्शन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है पीसीआर यूज टू व्हाट? डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड पेशेंट्स, डिटेक्ट म्यूटेशन इन द जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, डायग्नोस मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर, डी ऑल ऑफ द अबव। क्या हमने इसको लाइन टू लाइन में पढ़ा हुआ है? हाँ, पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है। इसका ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है ना। ऐसा हमने ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ है। हमारा जो रिवीजन का जो तरीका है एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पढ़ने का, इस सारे के सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से, और मैंने सबको अच्छे से हाईलाइट किया था, सबको अच्छे से आपको फोकस करके पढ़ाया था कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए सब कैसे आ रहा है। अगर आपने क्लास पूरा का पूरा किया हुआ है तो इससे क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आपसे बनने वाले हैं। ठीक है, नहीं किया तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेक्निक यूज टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन्स इज कॉल्ड व्हाट? टेक्निक यूज टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीन थेरेपी, ऑटो रेडियोग्राफी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होगा, जीन थेरेपी यहाँ पे क्यों आएगा, ऑटो रेडियोग्राफी यहाँ पे क्यों आएगा, बचिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत सारे पीसीआर से बहुत सारे कॉपी बनाएंगे और जो म्यूटेटेड जीन है उसको डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, a single strand of nucleic acid tagged with a radioactive molecule is called what? Plasmid, vector, selectable marker, plasmid हो गया। ध्यान से पढ़िए, a recombinant strand of nucleic acid है ना, tagged with a radioactive molecule। radioactive molecule है क्या? प्लाज्मिड में ऐसा कुछ पढ़ा था? नहीं। वेक्टर में ना, ये दोनों क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर यहाँ से कुछ नहीं पढ़ा था। प्रोब जब भी रेडियो एक्टिव का बात है प्रोब टिक करते हैं। ठीक है, हम उसको ऐसा डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। आगे पढ़िए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अ प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन द क्लोन ऑफ सेल्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अ प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन द क्लोन ऑफ सेल्स? कौन सा मेथड है? जीन थेरेपी, ऑटो रेडियोग्राफी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम जो हम प्रोब बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं ताकि वो क्या, और सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनाते हैं, है ना, मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड। और क्या करते हैं, उसको ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं कि हम जिस जीन को डिटेक्ट करना चाहें उससे वो जाके अटैच हो जाए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो, ताकि उससे जाके वो अटैच हो जाए और हम वहाँ से देख लें कि क्या सीन है। इससे हम म्यूटेशन फाइंड करते हैं कि कहाँ पर म्यूटेट हुआ है, कौन से जो सेल्स है वो म्यूटेट हुए हैं। तो बताओ अब हम इससे क्या डायग्नोस करेंगे? हम इसे क्या बोल रहा है कि प्रोब इज अलाउड। कौन सा मेथड है? हमको यहाँ ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं ये कौन सा मेथड है? ध्यान से देखिए चार ऑप्शन को, जीन थेरेपी, ऑटो रेडियोग्राफी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे क्वेश्चन में मैं जानबूझ के टाइम देता हूँ ताकि अच्छे से सोच पाओ, है ना। अब इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑटो रेडियोग्राफी। क्यों रेडियोग्राफी कर रहे हैं? क्या रेडियोग्राफी किया ना हम इसमें? हाँ, क्योंकि जैसे कि ये है, क्या बोलते हैं, कहाँ गया हमारा जो प्रोब है, हमें प्रोब में क्या किया, हमने प्रोब में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंट्रोड्यूस किए। जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको हम कैसे ढूंढेंगे? ऑटो रेडियोग्राफी से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन सर मैंने यहाँ पे गलत टिक किया, पीसीआर टिक किया क्या? इसका ऑप्शन था जहाँ पीसीआर नहीं होगा। हाँ, मेरे को ध्यान आया था। ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी होगा। ठीक है, ये ऑटो रेडियोग्राफी होगा। म्यूटेटेड जीन को हम पीसीआर से नहीं, हम ऑटो रेडियोग्राफी से ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट करते हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं? हम इसका प्रोब बनाते हैं, प्रोब में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, वो जाके हम उसको जो म्यूटेटेड जीन है वहाँ पे जाके भेज देते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं और जाके भेज देते हैं। नॉर्मल जीन से वो होता तो नॉर्मल जीन से अटैच हो जाता, लेकिन क्योंकि जीन अब म्यूटेट कर गए हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है और वो उससे अटैच नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी में हमने लाइन वाले में अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाई किया है। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी को आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या है
Which one of the following is correct explanation of for autoradiography? It is used to detect mutated gene. Clone which have mutated gene will not appear on photographic film. The probe used will have only complementary genes with unmutated protein of DNA. D all of the above. क्या यही तीनों हम लोग पढ़े थे? हाँ, वो म्यूटेटेड जीन को डिटेक्ट करेगा, हाँ करेगा। क्या उसके पास जो म्यूटेटेड जीन है वो फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं होगा? हाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा जो प्रोब था वो सेट जाके अटैच नहीं हो पाया। क्यों अटैच नहीं हो पाया? क्योंकि प्रोब यूज्ड विल हैव ओनली कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स विद अनम्यूटेटेड प्रोटीन ऑफ डीएनए। जो डीएनए का अनम्यूटेड प्रोटीन था उसी का कॉम्प्लीमेंट्री था, ना कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री था जो कि म्यूटेट हो गया है ना। इसलिए वो उससे जाके जुड़ नहीं पाया और इसलिए हमको फोटोग्राफी फिल्म में दिखा भी नहीं। ऐसे हम म्यूटेटेड जीन को पता कर लिया। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। कौन सा ऐसा टेक्निक है जो कि एंटीबॉडी एंटीजन के इंटरेक्शन पे के प्रिंसिपल बेस करता है? मैं एकदम तरीके से अंडरलाइन करके बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा, और देखिए आया। एलिसा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसी, ये जो है एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, वो प्रिंसिपल यूज करता है। ठीक है, animals whose DNA is manipulated to possess and express an extra foreign gene are known as what? Transgenic animal, transformation animal, hybrid animal, all of this transgenic animals। ये इसको भी अंडरलाइन करके पढ़ाया था और बोला था कि आएगा करके, क्योंकि क्वेश्चन यही से तो क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल आर विच है फॉरेन। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? जिसके पास फॉरेन क्या है? प्रोटीन है, आरएनए है, आरएनए सम ऑफ इट सेल्फ और डीएनए इन ऑल ऑफ इट सेल्फ डीएनए। ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल जिसके पास डीएनए है वही फॉरेन डीएनए ना उनके पास, इसीलिए तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है कि नहीं। ऑफ ऑल एक्सिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल 95% आर क्या है? मैं इसको टिक किया था अच्छे से, हाँ तो टिक कर तो उसका आंसर माइस की रेट। अच्छा पिग्स तो नहीं है, काउस नहीं है, माइस बच गया। अब कंफ्यूजन हो गया, माइस की रेट क्या? माइस है, रैट नहीं है। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी यूज टू study normal physiology, study vaccine safety, to produce biological products और डी ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसजेनिक एनिमल को हम यूज करते हैं, इसको भी हमने पढ़ा था अच्छे से, फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए, वैक्सीन सेफ्टी पढ़ने के लिए, टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए और डी ऑल ऑफ द अबव। हम सब के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट सर्व एज मॉडल टू स्टडी मैनी ह्यूमन डिसीजेज सच एज अल्जाइमर, कैंसर, नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत ए एंड बी। नाइट ब्लाइंडनेस को कैसे यार? नाइट ब्लाइंडनेस को यूज़ नहीं करते ऐसे। ठीक है, कैंसर और अल्जाइमर को यूज़ करते हैं, है ना। तो इसका मॉडल को हम पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज़ करके। अब है हमारा 75 नंबर। नेम द डिसीज दैट हैज ट्रीटेड यूजिंग अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेवलप्ड वाया आरडीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सा ऐसा डिसीज है जिससे हम अल्फा-1, क्या मैं इसको टिक किया था बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो सब मैं बार बार हर चैप्टर पे बोलूँगा, हर चीज़ पे बोलूँगा। क्यों? क्योंकि अल्फा-1, क्योंकि हमने हर चीज़ को तरीके से पढ़ा हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा मैं तो बोलूँगा कि हाँ मैं इसको चीज़ को खतरनाक तरीके से अंडरलाइन किया हुआ था। नेम द डिसीज दैट हैज ट्रीटेड यूजिंग अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेवलप्ड वाया आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एम्फीसेमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिब्रोमियाल्जिया। ये नहीं था, बचिए एम्फीसेमा। एम्फीसेमा जो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन से को हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रीट किया था। 76 नंबर। Which of the following transgenic human protein product has been used to treat emphysema? अरे देखिए उल्टा क्वेश्चन हो गया, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है ना। Which gene was introduced in the first transgenic cow? कौन सा किया था? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, बीटा-1 एंटीट्रिप्सिन, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, क्रायोनेसी। कौन सा जो जीन था हमने उसको फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ में ट्रांसफर किया था? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को, बीटा-1 एंटीट्रिप्सिन को, या फिर इसको, या फिर किसको? बात है अल्फा-1 लैक्टोल्ब्यूमिन, यही था हमारा आंसर, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ों को गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है। In 1997 the first transgenic cow Rosie produced, मैं इसको अच्छा से अंडरलाइन किया था, याद करके रखिएगा करके, है ना। ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर, ह्यूमन 2.4 ग्राम पर लीटर, ह्यूमन प्रोटीन इनरिचमेंट 2.8 ग्राम पर लीटर, ह्यूमन कैल्शियम इनरिचमेंट 2.4 ग्राम लीटर, ह्यूमन कैल्शियम इनरिचमेंट 2.8 कैल्शियम ग्राम पर लीटर। जब आप इसको तुक्का लगाएंगे ना तो हमेशा सोचेंगे कि हमको कैल्शियम मिलना चाहिए। दूध वाइट होता है ना, दूध का जो कलर होता है वो वाइट होता है, कैल्शियम भी वाइट, हाँ बढ़िया।
तो क्या होता है 2.4 या 2.8, अब आ गया यहाँ पे खेल, तो किसी एक में टिक कर देंगे ज्यामिति बोल के, दोनों गलत हो जाएगा, इसलिए तुक्का गलत होता है, क्योंकि कैल्शियम का बात नहीं था, प्रोटीन का बात था। अब प्रोटीन का बात था, आपको पता था कि प्रोटीन का बात है, अब कौन सा बात है, क्योंकि डेटा देखा नहीं था। मैं अच्छे से अंडरलाइन करके फोकस किया था कि ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका आंसर है 2.4 ग्राम पर लीटर। ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क होता है 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा फैक्ट को। Which of the following transgenic animals are used in testing safety of polio vaccine before they are used on human? Which of the following transgenic animals are used in testing safety of polio vaccine? कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल है जिसको हम यूज करते हैं पोलियो वैक्सीन के लिए? ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक मंकी, ट्रांसजेनिक शीप, ट्रांसजेनिक काउ। सीधी सी बात है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? मंकी, शीप, गाउ, माइस। देखिए 95% हमने पढ़ा हुआ था, 95% जो वो है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स, वो क्या है? वो हमारे माइस है। तो सीधी सी बात है, हम देखिए माइस जो है ना भले से छोटा सा जानवर है, पर इसका जो फिजियोलॉजी है ना, जो अंदर का जो फिजियोलॉजी है, इसका जो 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 इसका जो फिजियोलॉजी है, मतलब इसकी बॉडी का जो फिजियोलॉजी वो ह्यूमन से बहुत मैच करता है। इसीलिए जो हम चूहे को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे ड्रग के मतलब ड्रग को ह्यूमन में ट्रायल के लिए, है ना। मंकी माइस करने के बाद मंकी में जाते हैं, लेकिन इसका आंसर माइस होगा, ठीक है। What is term used for animals made to carry genes which make them more sensitive to toxic substance than other normal animals? Transgenic, transversion, transformant, transition। कौन सा टर्म है जो कि जीन कैरी करता है मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन अदर ट्रांसजेनिक? ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएमओ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, क्या इसको और पढ़ने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, है ना। आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि हमने एनसीटी पढ़ा हुआ है और इसमें इसका आंसर वो है, करेक्ट है, यही होता है इसका आंसर हमेशा, है ना। बासमती यूनिक फॉर इट्स एरोमा एंड फ्लेवर हुज वेराइटीज आर कल्टिवेटेड इन डैश ANB। हाँ, अमेरिका में क्या इसके बहुत सारे वैरायटी पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे? क्योंकि हमने पढ़ा था इंडिया में खतरनाक 2 लाख वैरायटी पाए जाते हैं। तो अब बच गया बात कि इंडिया में वैरायटी तो पाए जाते हैं, पर कितने वैरायटी हैं? इंडिया इसका ऑप्शन है, ये बात तो सच हो गया, ठीक है। अमेरिका नहीं होगा, इंडिया होगा। 30 की 27 क्या था? 27 था। इंडिया में इसके 27 वैरायटी पाए जाते हैं और कल्टिवेटेड भी किए जाते हैं, ठीक है। यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर अदर कंट्रीज विदाउट एनी लीगल ऑथराइजेशन ऑफ द कंट्री कंसर्न, टर्म बायोपेटेंट, बायोथिक्स, बायोपायरेसी, ऑल ऑफ दिस। बायोपायरेसी, चोरी, बायो चोरी। बायोपायरेसी मतलब क्या होगा? मतलब चोरी का सामान। तो जो बायोलॉजिकल रिसोर्स को चोरी से यूज करना है जो कंट्री का, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी। ये बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। विच इंडियन प्लांट हैव आइदर बीन पेटेंटेड और अटेम्प्ट हैव बीन मेड पेटेंट बाय वेस्टर्न नेशन फॉर देयर यूज? बासमती राइस, टर्मरिक, नीम, ऑल ऑफ दिस। डी। बासमती राइस ठीक मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि मैं फोकस किया था वहाँ पे। बासमती राइस भी था, टर्मरिक भी था, नीम भी था। ये सब चीज़ को उन्होंने क्या किया है, उसके क्रॉस कर दिया, हाइब्रिड बना लिया, और उसको उसका जो जेनेटिक मेकअप था उसको पेटेंट करवा लिया और उसको महंगे में बेच रहे हैं, है ना। हमारा चीज़ है, वो लोग पेटेंट करा लिया, महंगे में बेच रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ऑफ बायोलॉजिकल कंसर्न? कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो बायोलॉजिकल कंसर्न नहीं करता? बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट अनफोर्सेन रिस्क टू बायोडाइवर्सिटी? हाँ करता है, हाँ सही है। फॉर कमर्शियल ऑप्टिमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स एनिमल आर रिड्यूस टू मोर फैक्ट्रीज, बहुत फॉर कमर्शियल ऑप्टिमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स एनिमल आर रिड्यूस टू मोर फैक्ट्रीज। रिड्यूस टू मोर फैक्ट्रीज पता नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन बी लग रहा है मेरे को, क्योंकि थोड़ा वर्ड का प्रॉब्लम है। देखिए क्या बोल रहा है, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ऑफ बायोएथिकल कंसर्न, बायोएथिकल कंसर्न से नहीं है। देखिए जो ए है वो सही है, ठीक है। जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या बोलता है, रिस्क प्रोड्यूस कर देता है ना बायोडाइवर्सिटी में, मतलब जो अनसर्टेन, हमको पता नहीं है क्या होने वाला है ना, तो ऐसा कुछ अनसर्टेन रिस्क है। हाँ है, ये तो सही क्वेश्चन है, लेकिन जो बी वाला है वर्ड में क्लियर नहीं आ रहा कि फॉर कमर्शियल ऑप्टिमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट एनिमल आर रिड्यूस टू मोर फैक्ट्रीज, मतलब एनिमल जो है मोर फैक्ट्री में भेजे नहीं जा रहे, रिड्यूस किए जा रहे हैं क्या? ऐसा कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसको छोड़ते हैं।
आगे चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा उसका ऑप्शन क्या है। 86 बायो पेटेंट मीन्स राइट टू यूज एन इनोवेशन, राइट टू यूज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, राइट टू यूज एप्लीकेशन, राइट टू यूज प्रोसेस एज व्हाट, क्या है बायो पेटेंट? क्या है भाई, किस चीज़ का बायो पेटेंट करा रहे हैं? बायो पेटेंट किस चीज़ से करा रहे हैं? इन्वेंशन का करा रहे हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्स का करा रहे हैं, एप्लीकेशन का करा रहे हैं, प्रोसेस का करा रहे हैं। तो सीधी बात है, पेटेंट की चीज़ें करोगे जिस चीज़ का आप डिस्कवरी करोगे, है ना। पेटेंट उस चीज़ का होता है जिस चीज़ का आप डिस्कवरी करते हो। प्रोसेस हम डिस्कवरी करते हैं, हाँ। इन्वेंशन हम डिस्कवरी करते हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेस जैसे कि अब किस चीज़ का बायो पेटेंट आप कराएंगे? पेटेंट कराते हैं ना। तो सीधी सी बात है, इसका हमारा अपना ऑप्शन हो जाएगा इन्वेंशन, एप्लीकेशन, प्रोसेसेस। देखिए, राइट टू यूज एन इन्वेंशन, ठीक है, ये सब चीज़ें है, इन्वेंशन का भी है, पर यहाँ पे बात यहाँ पे आता है बायो का। बायो लगा हुआ है, बायो पेटेंट। राइट टू यूज एन इन्वेंशन, हाँ भाई मैं इन्वेंट किया हूँ एक नया मशीन, फिजिक्स का है ना वो, बायो का, बायो पेटेंट का बात कर रहा है। एप्लीकेशन नहीं, जहाँ पे बायो आएगा वही इसका ऑप्शन होगा, बायो, और यहाँ पे आया बायो, इसका आंसर हो गया बायो, बी तीनों में। समझ में आया? बायो पेटेंट का बात कर रहा है वो, पेटेंट का बात नहीं कर रहा, बायो पेटेंट का बात कर रहा है। A monopoly granted to a person who has either invented a new and useful article, made improvement in an existing article, or invented a new process of making an article is called what? Monopoly granted हुआ एक पर्सन के लिए who has either invented a new and useful article, made improvement in existing article, or invented a new process and making an article is called what? पेटेंट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस कहाँ से आया? बायोपायरेसी, चोरी नहीं हो रहा है यहाँ पे, बायोटिक्स यहाँ पे नहीं हो रहा है, बच क्या पेटेंट। मोनोपोली जहाँ पे आएगा पेटेंट आएगा, ध्यान रखना। बायोपायरेसी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रेडिशनल नॉलेज, बायोमोलिक्यूल्स, रिगार्डिंग बायो रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दिस। बायोपायरेसी सबका चोरी, किसी भी इन तीनों में से किसी भी चीज़ का जब चोरी वोरी करोगे, गलती मतलब धोखा दे के यूज़ करोगे, बायोपायरेसी होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर का। Which step has been taken by government of India to cater to requirement of patent term and other emergency provision in this regard? बायोपायरेसी एक्ट, इंडियन पेटेंट बिल, बायोएथिक्स एक्ट, बायोवार एक्ट, क्या है? ध्यान दीजिए, बायोपायरेसी, बायोवार एक्ट ऐसा कुछ नहीं, बायोएथिक्स एक्ट ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या बायोपायरेसी एक्ट और इंडियन पेटेंट बिल्स दोनों में से कोई सा एक बिल पास किया है? हमें पता था कि सेकंड अमेंडमेंट में बिल पास किया गया है कि नहीं? कौन इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, कौन सा वो बिल था? बिल का बात कर रहा है, इंडियन पेटेंट बिल्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि ये मेरे को नहीं दिख रहे हैं। ये जो 18 क्वेश्चन है ना, ये बहुत कम क्वेश्चन है। हमको कम से कम इस चैप्टर के कम से कम 300-400 क्वेश्चन करने हैं। पर चैप्टर हमको 300-400 क्वेश्चन करना है, तब हमारा फायदा होगा। ऐसा हमने सिर्फ 18 क्वेश्चन किया हुआ है, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है, तो हम इसके और क्वेश्चन करेंगे, पर यहाँ ही अभी नहीं, हम इसके नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 18 से और क्वेश्चन करेंगे, कम से कम इसके 100 क्वेश्चन और करेंगे, तब हमको फायदा होगा इस चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी था, क्वेश्चन बहुत इजी थे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे, सबके सब सही होने वाले थे, ठीक है। तो आप देखिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कॉपी में लिखिए उस चीज़ को, जो भी क्वेश्चन अच्छा लगा उसके स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी में नोट करते चलिए और उसको भी ध्यान से दिए, ठीक है। हम कल मिलते हैं और कल हम और इसके क्वेश्चन करेंगे साथ में, और हम इसके 100 क्वेश्चन और करेंगे, और तब हमारा चैप्टर जो है अच्छे से हमारा पूरा कमांड आ जाएगा। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला और बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला वाला है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला, बहुत इजी चैप्टर है। क्या है ये चैप्टर जो है? ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत इजी। इसके जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए ना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं AIPMT में, प्रीवियस ईयर में बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे। इस पे गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इसमें गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको इसके सारे के सारे क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे ही। क्यों सही करने पड़ेंगे? क्योंकि पूरा दुनिया सही कर रहा है, इस पे गलती मतलब बर्बादी, ठीक है। तो हम इसके और क्वेश्चन सही करेंगे और तब हमारा इस चैप्टर पे पूरा का पूरा कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आज हमने 89 क्वेश्चन सॉल्व किए, कितनी देर में सॉल्व किए देखते हैं। एक घंटे 21 मिनट में, ठीक है, ठीक टाइम है, क्योंकि आज हमने एक्सप्लेनेशन भी ठीक ठाक किया था,
ठीक है। तो 1-1.5 घंटे में हमने इसके 89 क्वेश्चन सॉल्व किए। अच्छा था। अब हम कर इसके और क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर तब हमारे चैप्टर कंप्लीट में जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन किए हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन लगभग सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा उसको कॉपी में नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, तभी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है। और इसको शेयर कीजिए, शेयर करो, दूसरे ग्रुप में जाकर सबके पास शेयर करके आओ, अपने सोशल मीडिया में लगाओ ताकि बाकी सब भी आए और सबको हेल्प हो पाए। ठीक है। तब अपना ध्यान रखो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच।